हेलो एंड वेलकम टू स्ट्रेट लाइन कि कोविड-19 के इस टाइम में हमारी ये पूरी कोशिश है कि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए। इस समय जो सिचुएशन है, देखने को ये मिल रहा है कि जम्मू डिवीजन में कश्मीर के कंपैरेटिवली आईसीयू में एडमिशन ज़्यादा हैं, मौतें ज़्यादा हो रही हैं और ये क्या सिलसिला है कि कोविड की फर्स्ट वेव में जहां पर देखने को ये मिल रहा था कि मामला उल्टा है, इस टाइम पर जम्मू में कोविड-19 के केसेस कम होने के बावजूद भी सिचुएशन ज़्यादा ग्रेव है। मेरे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर अनिल शर्मा, पूर्व एचओडी मेडिसिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के। डॉक्टर साहब वेलकम टू स्ट्रेट लाइन। थैंक डॉक्टर साहब यही सबसे पहले प्रेसिंग मैटर है जो हर कोई जानना चाहता है कि इतनी मौतें जो कोविड 19 की सेकेंड वेव में हो रही हैं, मेजोरिटी जम्मू डिवीजन में जो है, हाँ, डेली डेथ टोल में ज्यादातर डेथ्स जम्मू डिवीजन से और उसमें भी आंकड़ा जो बड़ा है जम्मू डिस्ट्रिक्ट का है, ये क्या कारण है, क्या समझ में आ रहा है? कि जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं नंबर ऑफ केसेस कितने हैं आपके पास। हम्म। तो बेसिकली जो हमारा जो अभी यहाँ पे पॉजिटिविटी रेट चल रहा है जम्मू में, जम्मू डिवीजन का, वो पीछे 4 महीने पहले 12 था, 10-11 के ऊपर चल रहा है। तो अगर आपका पॉजिटिविटी रेट, अगर जो टोटल आप केसेस आप डिटेक्ट कर रहे हो टोटल टेस्टों में से, अगर वो 5% से ऊपर चल रहा है तो इसका मतलब आपकी डिटेक्शन कम है। हम्म। तो सीधा सीधा है कि शायद हम इतने केसेस जो हैं वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, अंडर हम्म। टेस्टिंग है, तो या लोग टेस्टिंग करवा रहे हैं। तो उस वजह से हम्म। जो हमारा आंकड़ा है, जो जैसे सपोज जम्मू में आप डिस्ट्रिक्ट में आप 500-600 केस बोलते हो और रोज के पॉजिटिव आ रहे हैं, तो दिस कुड बी 1000 और 1000 मोर देन दैट। तो हम्म। इसलिए तो आपको परसेंटेज वाइज जो मोर्टेलिटी ज़्यादा दिख रही है, तो एक पॉसिबिलिटी है कि टेस्टिंग जो है वो शायद कम है या उन उन एरियाज में नहीं है, यहाँ पे केसेस काफ़ी हैं। क्योंकि अगर सीधा ही पेशेंट, अगर सीरियस पेशेंट जहाँ से आ रहा है, तो सीरियस पेशेंट 100 में से एक ही होता है ना। हम्म। तो अगर आप किसी एरिया में सिर्फ आपके 10 केस डिटेक्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पे एक सीरियस पेशेंट डेथ हो रही है, तो दैट मीन्स देयर इज लॉट ऑफ अंडर डिटेक्शन। सो वी हैव टू वर्क ऑन दैट कि हमारे पास अनडिटेक्टेड केसेस काफ़ी ज़्यादा है सोसाइटी में, जो एक इंप्रेशन यहाँ से मिलता है। इस टाइम पे कोविड की सेकंड वेव में सीरियस पेशेंट की अगर बात करें जो सिवियर डिजीज के साथ आ रहे हैं, कई सारे लोग हैं 5-6 दिन हो गए हैं बुखार के, उसके बाद जाकर जब ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप करती है तो वो अस्पताल पहुंचते हैं। जिस समय वो अस्पताल पहुंचते हैं उन्हें सीटी स्कैन करवाने के लिए कहा जाता है, पता चलता है कि ऑलरेडी लंग्स बहुत इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो इस चीज को कैसे केटर किया जाए, जहां पर कहा तो ये जा रहा है कि अगर आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन मैनेज्ड है, आप घर पर ट्रीट हो सकते हैं, लेकिन फिर इमीडिएटली पेशेंट की तबीयत जो है वो खराब हो जाती है, तो जब तक वो अस्पताल पहुंचता है डॉक्टर्स कहते हैं ऑलरेडी ये जो है बहुत बुरी कंडीशन में अस्पताल आए थे। देखिए, सीरियस पेशेंट पिछली बार भी काफ़ी थे, अब पिछली बार नंबर कम था। अभी नंबर जो है वो बड़ा, क्योंकि ये जो जो सेकंड पीक आई है, ये थोड़ा, दिस वायरस इज़ वेरी फास्ट स्प्रेडिंग। तो जब फास्ट स्प्रेड करता है तो नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड विल टू हाई। जब आपका 100 पेशेंट है, 1000 पेशेंट है, 1000 में आपके जो सीरियस पेशेंट 50 हो जाएँगे, 60 हो 100 हो जाएगा। तो दैट नंबर मैटर्स। तो जो नंबर है एक्चुअली एग्ज़ैक्टली आपको पता नहीं कितना नंबर है, नंबर इज़ आई थिंक टू हाई, इसलिए आपको सीरियस केसेज़ ज़्यादा दिख रहे हैं। एज़ परसेंटेज वाइज़ मेरे को लगता नहीं कि सीरियस केसेज़ ज़्यादा हैं। जब आपके पास जैसे सपोज़ अगर आपका, अगर जैसे कोई एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे पहले 100 केस एडमिट थे, वहाँ 400 केस एडमिट है, तो नेचुरली प्रोपोर्शनली सीरियस केसेज़ विल बी हाई। तो अब ये जो दूसरा जो आम लोग बोलते हैं कि जो है इन्फेक्टिविटी यंगर पॉपुलेशन में आ रही है, तो वो भी मैं पूरा एग्री नहीं करता हूँ उससे। क्योंकि एक तो ये है कि एक्चुअली जो वैक्सीनेशन थी, जो ओल्डर एज ग्रुप में 60 प्लस में, वो पहले स्टार्ट हो गई थी। हेल्थ केयर वर्कर पहले स्टार्ट हो गई थी, जो कोमॉर्बिड वालों को पहले स्टार्ट कर दी थी। तो अभी देखो परसेंटेज ऑफ क्वाइट नंबर ऑफ पीपल अबव 45 जो हैं वो अभी वैक्सीनेट हो चुके हैं। तो इसलिए उन तो है कि इन्फेक्शन कम हो रहा है, दूसरा अगर हो रहा है थोड़ा माइल्ड हो रहा है। तो इसलिए वो लोग आपको सीरियस डिजीज़ में थोड़ा कम नज़र आ रहे हैं। इसलिए जो आपका जो है टोटल, क्योंकि केस ज़्यादा है, तो पहले भी ऐसे 30s में, 40s में, 50s में पहले भी सीरियस केस आ रहे थे। लेकिन प्रोपोर्शनली वो केसेज़ आपको ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि वो जो आपकी वैक्सीनेशन जो हमने स्टार्ट की, हमने 60% स्टार्ट की। तो मेरे मेरा हाइंडसाइट ये है कि अगर वैक्सीनेशन नहीं हुई होती, तो मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी अगर 60 प्लस ही डालते, तो वी वुड हैव बीन एट अ मच वर्स प्लेस एट दिस टाइम। तो थोड़ा-सा जो हम बेटर हैं, आई थिंक जो वैक्सीनेशन का असर है उसकी वजह से वी आर स्लाइटली बेटर ऑफ। हमारी ये मोर्टेलिटी थोड़ी-सी इससे बहुत ज़्यादा होती है, वो नहीं वैक्सीनेशन की होती तो। लेकिन साथ ही में डॉक्टर साहब इस समय जो पेशेंट्स की अगर बात करें, पहले कोविड-19 के पेशेंट जितने भी थे उन्हें अस्पताल लाया जा रहा था, जब सिचुएशन जो है बिल्कुल शुरू-शुरू में थी, बाद में होम क्वारंटाइन करने को कहा गया। अब जो कोविड की सेकंड वेव है, यहाँ पर ऑलरेडी लोगों को मालूम है कि अगर माइल्ड से मॉडरेट डिजीज है, तो आप घर पर मैनेज कर सकते हैं। सेवियर केसेस में या फिर मॉडरेट भी अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप कर रही है, तो ही आपको अस्पताल आना है। तो जहाँ पर अवेयरनेस इतनी फैल चुकी है और लोग भी जो है जिनको जरूरत है वही अस्पताल आ रहे हैं, वहां पर भी लगातार ये देखने को मिला कि हॉस्पिटल में भी
जो है उस तरीके की केयर नहीं मिल पा रही, जिस तरीके के इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि जो नर्सिंग स्टाफ है वो प्रॉपर्ली केयर नहीं कर पा रहा, अटेंडेंट्स को जो है वार्ड्स में भेज दिया जाता है ताकि अपने पेशेंट की वो केयर कर पाए। पहले तो अटेंडेंट्स को अलाउ नहीं किया जाता था अस्पतालों के अंदर, और उस समय तो पेशेंट की तादाद भी बहुत ज्यादा थी। देखो पहले पहले वाला हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि पहले शुरू-शुरू में तो एवरी पेशेंट वाज़ टू बी आइसोलेटेड, हम्म। वो सारे पॉजिटिव हम्म। एज नंबर, उसमें वो एक डिक्टम अलग था। लेकिन जब आपका नंबर इतना बढ़ जाएगा, तो आप हर पेशेंट को उसको हॉस्पिटलाइज़, तो उसको हॉस्पिटल क्वारंटाइन पॉसिबल नहीं है। अभी जो है क्वारंटाइन उसी के लिए, इसके पास घर में जगह नहीं, उसके लिए कोविड केयर सेंटर है। एज़ फार हम्म। एज़ हॉस्पिटल केयर इज़ कंसर्न्ड, आई थिंक वी आर डीलिंग, हम ये जो है एक महामारी से डील कर रहे हैं। नंबर ऑफ केसेज़ हम्म। इज़ टू हाई। तो जो लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल अपनी तरफ से दे आर ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट। हम्म। अब उसमें है कि यहाँ पे जो आपकी कैपेसिटी है 100 पेशेंट ट्रीट करने की है, जैसे आईसीयू नॉर्मली हॉस्पिटल में 40-50-100 बेड के आईसीयू होते हैं। जब हम्म। आपका 200 पेशेंट आईसीयू में होगा, तो उनकी मैनेजमेंट के लिए, जैसे सपोज अगर एक नर्स, अगर नॉर्मली तो यू रिक्वायर एक नर्स चाहिए होती है आपको 2 बेड के ऊपर, लेकिन आपके पास हम्म। अगर 20 बेड के ऊपर एक नर्स है, नेचुरली थोड़ा तो उसे केयर में जो है वो थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन फिर भी दे आर ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट, नंबर ऑफ केसेज़ इज़ टू हाई। तो उस हम्म। केस में एक्चुअली फिर वो प्रायोरिटाइज़ करते हैं कि जो सिक पेशेंट है पहले उसको देखना है, ज़्यादा उसको ध्यान देना है। तो जो थोड़ा मॉडरेटली सिक है उसको कम होता है, तो वो थोड़ा-सा स्टाफ भी थोड़ा-सा स्ट्रेस्ड है। दे आर फिज़िकली एंड आई थिंक दे आर मेंटली आल्सो स्ट्रेस्ड। जो हम्म। एक्चुअली हमारा डॉक्टर्स का मैं देख रहा हूँ, जो हमारे पिछले साल से काम कर रहे हैं, लगातार ड्यूटीज़ दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनकी मेंटल स्ट्रेस को की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा कि हम्म। हाउ मच स्ट्रेस दे आर। क्योंकि जब इतना काम करने के बाद जब पेशेंट की डेथ होती है, तो वो जो स्ट्रेस लेवल है वो अलग ही होता है। क्योंकि हम्म। जब आप कोई काम करते हो तो यू वांट सक्सेस। तो जब बिल्कुल। पैंडेमिक में जब डेथ होती है, तो वो डॉक्टर के लिए भी इक्वली डिमोरलाइजिंग होता है। तो आई थिंक एट सम लेवल सम पीपल हैव टू लुक आफ्टर दैट पॉइंट आल्सो, कि वो डॉक्टर जितने स्ट्रेस है उनकी तरफ भी थोड़ा ध्यान जाना चाहिए, ताकि वो दे आर एबल टू वर्क विद मोर ज़ील एंड मोर एंथुसियाज्म। क्योंकि अल्टीमेटली दिस वॉर हैज़ टू बी फॉट। तो जो यहीं जो पे सर फाइट कर रहे हैं वो जिस डॉक्टर्स कर रहे तरीके हैं और के पैरामेडिक्स कर केसेस रहे हैं। बढ़ रहे हैं और हमारे पास जितना मेडिकल स्टाफ अवेलेबल है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, जैसे जैसे केसेस बढ़ते जाएंगे, और अभी कहा भी जा रहा है कि मिड में जो है पीक होगी, थर्ड वीक में पीक होगी, अभी वो सिचुएशन भी नहीं आई है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि इस टाइम पर अगर ये हालत है, तो आने वाले दिनों में जब केसेस का नंबर और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो पैरामेडिकल स्टाफ की बहुत ज्यादा जरूरत है? आपको चाहिए कि पेरिफेरी से डॉक्टर्स को लाया जाए, या जो अन्य डॉक्टर्स हैं उन्हें भी यूटिलाइज किया जाए इन मेन सिटी में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, जहां पर ऑलरेडी स्टाफ की शॉर्टेज जो है वो एविडेंट है। नहीं, नहीं, वो तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑलरेडी प्लान किया हुआ है ना। कल उन्होंने शायद वो पैरामेडिकल का इंक्रीज़ कर रहे हैं, शायद वो पेरिफेरी से वो कुछ कर रहे हैं। बट मेरे को लगता है पीक जो आई थिंक, मेरे को लगता है ये शायद पीक ही है। व्हाटएवर वी आर डीलिंग दिस इज मोस्ट लाइकली दिस इज पीक। नहीं तो 2 4 5 दिन में पीक आनी चाहिए, क्योंकि जितना ये बहुत फास्ट आया है ना, जितना फास्ट आता है फिर उतना फास्ट भी नीचे जाने के चांसेस भी हैं। बट अब महामारी है, जो भी रिसोर्सेज हैं, वी हैव टू डू अवर बेस्ट विद रिसोर्सेज। रादर दैन, देखो अगर एक भी चीज़ को अगर हम बोलेंगे कि ये चीज़ नहीं है, अब उसमें जो चीज़ें अगर आपकी 20 साल 25 साल में होनी थी, वो 1 साल में नहीं हो सकती। अब बिल्कुल। देखो आप, इफ यू सी द प्रीवियस पैंड, अब देखो आप साल पहले देखो जो सिचुएशन थी हम लास्ट ईयर, उससे अब बेड कैपेसिटी, ऑक्सीजन कैपेसिटी काफ़ी बढ़ी है। 2 3 महीने टाइम लगा, उसमें तो चीज़ें काफ़ी इंप्रूव हुई हैं। अगर वो नहीं होती तो आई थिंक वी वुड हैव बीन एट मच वर्स प्लेस एट दिस टाइम। देखिए इस टाइम पर जो देखने को मिल रहा है, पहले भी कोविड-19 की लड़ाई लड़ी, आप उस समय एचओडी मेडिसिन थे, उस टाइम पर भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के ऊपर सवाल उठाए गए। अब तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है, ऑक्सीजन सप्लाई भी पूरी है, रेमडेसिविर को लेकर कहा जाता है पूरा स्टॉक हमारे पास है, जिस चीज की जरूरत है सरकार अवेलेबल करवा रही है। उसके बावजूद भी डेली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से डेली जब 19 पेशेंट्स की डेथ होती है, 20 पेशेंट्स की डेथ होती है, आप जब सुनते हैं तो आपको कैसा लगता है कि अब तो सब कुछ है, देखो देखो, उसके डेथ बावजूद चाहे एक भी? हो चाहे 19 हो, जिसका चला गया एक, तो वो तो नेचुरली फील तो होता है। मोर्टेलिटी इज डेफिनेटली मोर। बट अगर आप देखो, अगर जो सीरियस केसेस हैं जिनमें मोर देन 60-70% लंग इन्वॉल्व है, उसमें फिर बचना बड़ा मुश्किल है। दूसरा जो मेन काज मेरे को लगता है मोर्टेलिटी का है, लोग थोड़ा लेट आ रहे हैं। हम्म। दिस इज व्हाट आई फेल्ट माई टाइम आल्सो, दिस टाइम आल्सो आई एम फीलिंग कि लोग थोड़ा सा ना, जो घर पे रह रहे हैं, शायद वो प्रॉपर्ली अपने आप को मॉनिटर नहीं कर पा रहे, या उनको कोई मॉनिटर नहीं कर रहा। तो हम्म। सडनली जब वो 60-70 सैचुरेशन पहुंच के सीधे हॉस्पिटल आते हैं, फिर बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तब तक हम्म। हमारा और डैमेज हो चुका होता है। तो मेरे को लगता है होम मॉनिटरिंग को थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। और जो भी लोग घर में हैं, अगर ठीक चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर जो ही उनकी सिचुएशन फॉल करती है, तो इमीडिएटली दे हैव टू करना। अब तो गवर्नमेंट ने वो नंबर भी दिए हैं, हेल्पलाइन नंबर भी दिए हुए हैं, उन्होंने हम्म। कहा कहाँ पे जाना है। तो सबसे ज़रूरी जो होम मॉनिटरिंग में चाहिए, ऑक्सीमीटर जो है, वो गवर्नमेंट ऑक्सीमीटर फ्री दे रही है सबको अब। तो हूसोएवर वांट्स हम्म। ऑक्सीमीटर, आई थिंक ऑक्सीमीटर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है।
तो अगर घर पे रहें, जिस डॉक्टर के कंसल्ट में जो दवाई लिख के खाएँ, वो अपने आप को थोड़ा-सा ठीक रखें और ऑक्सीजन चेक करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है घर पे वो चेक करते रहें, उससे हमारी जो है मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी काफ़ी कम होती है। कॉम्प्लिकेशंस क्या-क्या आ रही हैं इस सेकंड वेव में खास तौर पर? पहले भी देखा जा रहा था कि लंग इन्वॉल्वमेंट तो होती है, कोविड निमोनिया के कारण लोगों की जान जा रही थी। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो कोविड-19 का ये नया म्यूटेशन है, ये हार्ट के ऊपर भी अटैक कर रहा है, बॉडी में क्लॉट्स बना रहा है। क्या कॉम्प्लिकेशन जो है वो पेशेंट्स में देखने को मिल रही है इस बार? देखो बेसिकली मेन जो है ये वायरस है, लंग पे अटैक करता है, इन्फ्लेमेटरी स्टेट होती है। वायरस के जब वायरस बॉडी में करता है, तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है। हुँ, उससे कुछ केमिकल्स बनते हैं अंदर, जो केमिकल बढ़ते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज को इन्वॉल्व करते हैं, मेनली लंग्स को वो इन्वॉल्व करता है। लेकिन वो हार्ट को भी इन्वॉल्व कर सकता है, ब्रेन को भी इन्वॉल्व कर सकता है, हर चीज़ को, लेकिन वो रेयर है। बाकी हुँ, ऑर्गन की इन्वॉल्वमेंट थोड़ी सी रेयर है। अब जैसे अगर हार्ट की इन्वॉल्वमेंट है, इतनी कॉमन नहीं है। हाँ, इसको किसको अगर ऑलरेडी हार्ट की प्रॉब्लम है, या उसको अगर कोई इलेक्ट्रो अगर अगर जिसम में सोडियम पोटेशियम का कोई इम्बैलेंस हो गया, उनको दे आर मोर हुँ, लाइकली। बट ये है कि मेरे को लगता नहीं है कि जितना ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये जो सेकंड म्यूटेंट है ये बड़ा डेंजरस है, हुँ, बाकी ऑर्गन इन्वॉल्व कर रहा है, यंगर पीपल इन्वॉल्व कर रहा है, थोड़ा सा 19-20 का फर्क हो सकता है। बट मेरे को लगता है ऑलमोस्ट सेम ही है। तो सिर्फ डिफरेंस है कि नंबर इज वेरी हाई, बिकॉज इसकी इनफेक्टिविटी बहुत हाई है। तो हुँ, सडनली यहाँ पे आपको हफ्ते में 100 केस आना है, दिस इज गिविंग गिविंग 1000 केसेस। तो हुँ, 1000 केस आएंगे तो नेचुरली दे विल प्रेजेंट इन ए वेरी वेरिड फैशन, और आपको मोर्टेलिटी एकदम ज़्यादा दिखेगी। जब आपके हफ्ते में अगर सपोज अगर 5 डेथ हो रही है, हफ्ते में 50 डेथ होंगी, तो दैट इज गोइंग टू ऐड टू ए क्राइसिस, एंड वो नेचुरली थोड़ा मनोबल भी गिरता है, डॉक्टर का भी गिरता है, सोसाइटी का भी गिरता है। तो इसलिए लोग थोड़े बड़े परेशान हैं, लेकिन मुझे लगता है परेशान होने वाली बात नहीं है, वी हैव टू फाइट इट आउट। हुँ, तो फाइट इट आउट करने के लिए सबसे है कि वी डोंट डू एनीथिंग, घर बैठ जाएं। आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग पीपल कैन डू, एंड इंस्टेड ऑफ हुँ। डूइंग सो मेनी थिंग्स, कुछ नहीं करें और बाहर निकले मास्क पहन के निकले। दो चीज़ें अगर करें तो 50% हम लोगों को है जो बचा पाएंगे इस बीमारी से। डॉक्टर साहब सीरियस डिजीज को कब माना जाएगा? क्या ऑक्सीजन सैचुरेशन एक ही पैमाना है? कई सारे लोग हैं जिनका 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, बुखार नहीं टूट रहा। कई लोगों का बुखार 3 दिन के बाद टूटता है, उसके बाद दोबारा से फीवर आ रहा है, कोविड पॉजिटिव है। तो क्या उस केस को भी सीवियर माना जाएगा, मॉडरेट माना जाएगा या फिर ऑक्सीजन सैचुरेशन एक ही पैमाना है जिसे ध्यान में रखते हुए आपको हॉस्पिटल पहुंचना है? देखो, ऑक्सीजन सैचुरेशन सबसे इम्पोर्टेंट और बड़ा पैमाना है। हुँ, उसके बाद अगर कोई पेशेंट कोमॉर्बिड है, जिसको हुँ, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज है, किडनी की प्रॉब्लम है, तो उसको कोई अगर वॉमिटिंग होगी, या उसकी अगर उसका सेंसोरियम अगर अल्टर हो गया, या कुछ और सिम्टम हो गए, चेस्ट में हो जाए, कुछ और कोई सिम्टम, किसी को कोई भी सिम्टम हो जाए, जैसे पैल्पिटेशन है, चेस्ट पेन है, डिस्निया हो गया, डिडीनेस हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, या उसका अगर सेंसोरियम जैसे वो जोशी की तरफ जा रहा है, तो वो भी सीरियस माना जाएगा। तो इन केस ऑफ सिम्टोमेटिक अगर कोई भी है, वो सीरियस ही माना जाएगा, उसको तो डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। ऑक्सीजन सैचुरेशन का ये है कि अगर सपोज किसी पेशेंट बिल्कुल ठीक है, हुँ, नॉर्मल है, अगर सैचुरेशन ड्रॉप कर रही है, तो दैट इज ए वेरी अर्ली साइन ऑफ डिटोरेशन। तो मोस्ट हुँ, ऑफ केसेस में वो इट विल हेल्प। हाँ, लेकिन किसी को अगर कोई सिम्टम आ रहे हैं, किसी भी हुँ। तरह का सिम्टम आ रहा है, अगर उसको सपोज अगर उसको लूज मोशन हो गया, वॉमिटिंग हो गया, व्हिच कुड बी बिकॉज़ ऑफ अदर इन्फेक्शन, आल्सो वो इन्फेक्शन भी हो सकता है। लेकिन फिर भी उसको अपने डॉक्टर से राब्ता रखना है इमीडिएटली कि ये सिम्टम हो रहे हैं, इसकी क्या वजह है, क्या ये मेरे को हॉस्पिटल जाने की जरूरत तो नहीं है, तो वो दैट हैज टू बी लुक्ड आफ्टर। सिम्प्टोमेटिक कोई पेशेंट भी हो, तो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स ही हैज टू बी ट्रीटेड। ऑक्सीजन तो साथ एक इम्पोर्टेंट है। कौन से सिम्टम्स को कंसीडर किया जाए जिससे ये मालूम चल जाए कि अब आपके लंग्स इन्वॉल्व होना शुरू हो गए हैं और धीरे-धीरे आपके लंग्स को जो है ये कोविड-19 इन्फेक्शन जो है वो डिटीरियोरेट करता जा रहा है। लंग्स जब आपकी इन्वॉल्वमेंट होगी, क्या ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरेगी, वही एक आपको इमीडिएट फैक्टर पता इस चलेगा या सैचुरेशन और भी कोई आपका फैक्टर्स हैं? जब एक्चुअली लंग की इन्वॉल्वमेंट होगी, तो सबसे पहले खांसी स्टार्ट होगी, यूजुअली हुँ, यूजुअली ड्राई कफ होगी, और जो सांस चढ़ना है वो थोड़ा लेट है। हुँ, सांस चढ़ने से पहले आपकी सैचुरेशन ड्रॉप करना स्टार्ट कर देगी। इसलिए सैचुरेशन जो है, ऑक्सीजन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कि आपको हल्की सी खांसी है, अब कई पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब बहुत हल्की खांसी है, कुछ नहीं है मेरे को, लेकिन सैचुरेशन चेक करते हैं तो हो सकता है 89 हो, 90 हो, तो वी बिकम हुँ, मोर, यहाँ पे इसकी अगर लंग इन्वॉल्व काफी ज्यादा है। एक्चुअली हुँ, अगर सैचुरेशन आपकी फॉल कर रही है, दैट मीन्स आपका लंग जो है वो 50% से ऊपर आपका इन्वॉल्व हो चुका है। तो हुँ, फिर अगर अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट हो, या अर्ली स्टेज पे देखें, तो वो अगर हॉस्पिटलाइज हो जाए, तो दे कैन बी इजीली सेव्ड, मेनी ऑफ देम कैन बी इजीली सेव्ड। अब 100% तो सेफ्टी बड़ी मुश्किल है किसी भी केस में, 100% कभी नहीं होता। बट ये सैचुरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने सिम्टम मॉनिटर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ ही दूसरा, में जी, जी। मानसिक संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि घर बैठ के जब पता लगा कोविड पॉजिटिव है, तो वैसे ही लोग घबरा जाते हैं, तो उसको हुँ। समटाइम दे स्टार्ट गेटिंग अदर साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। तो इसलिए अपना मानसिक संतुलन, अपने आप को थोड़ा सा वो मेंटली फिट रखना ही ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट।
साथ में डॉक्टर साहब कई सारे वो यंग पेशेंट्स भी हैं जो यंग हैं, कोविड पॉजिटिव हैं, लेकिन हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते। ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप भी कर रही है, तो घर वाले घर पर ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल करवाकर जो है वहां पर ऑक्सीजन सप्लाई दे रहे हैं। बस घबराहट है कि अस्पताल नहीं जाना है। तो वो किस हद तक सही है, और क्या यंग पेशेंट्स को अगर उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप करती है, क्या उन्हें घर पे मैनेज किया जा सकता है? देखो, जो पेशेंट ऑक्सीजन पे है उसको घर पे मैनेज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर सैचुरेशन अभी अगर आपकी 89 है, अगर 2 घंटे बाद अगर आपकी और ड्रॉप करेगी, अगर ऑक्सीजन पर नहीं मेंटेन हो रही, फिर आपको हाई फ्लो पे जाना है, वाइपर पे जाना है, तो वो डॉक्टरी डिसीजन रहता है जब आप हॉस्पिटल में हो। घर पे जब अगर आपकी सडन ड्रॉप करेगी हॉस्पिटल, आप रास्ते में पहुंचते पहुंचते हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए। तो लेकिन है कि हाँ, अगर कुछ पेशेंट घर पे हो सकता है जो जिनकी अगर किसी मेडिकल पर्सन के साथ जिनका रास्ता है, अगर वो मैनेज कर रहे हैं, इफ इंटरेक्ट कंटैक्ट कुछ लोग कर रहे हैं, तो वो ठीक है, वो हो सकता है, लेकिन प्रेफरेबली जो ऑक्सीजन पे है उसको हॉस्पिटलाइज होना जरूरी है। हाँ, अगर लेकिन अगर कोई डॉक्टर अगर उनका मॉनिटर कर रहा है, तो कई पेशेंट वो अगर हॉस्पिटल के पास है, वो लगता है कि यहाँ पे अगर ठीक चल रहा है, विद ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक आ रही है, क्लिनिकली इंप्रूव हो रहा है, तो मैनी पीपल घर पे ऑक्सीजन कंसनट्रेटर 5-6 लीटर तक जिनको चाहिए होती है ऑक्सीजन या सिलेंडर से काम चला लेते हैं। तो हॉस्पिटल में लोग जैसे रश बढ़ा है, हॉस्पिटल कहते हैं उनको केयर नहीं मिल पाएगी, इसलिए घबरा जाते हैं थोड़ा सा। बट लेकिन अगर सैचुरेशन ड्रॉप कर रही है डिस्पाइट ऑक्सीजन, तो फिर उनको हॉस्पिटल लाना बहुत जरूरी है। जो ये ट्रायजिंग का फैसला लिया गया है कि पहले पेशेंट जो चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल आएंगे, वहां पर उन्हें जो है मार्क किया जाएगा, उसके बाद उन्हें अलग अलग अस्पताल भेजा जाएगा। देखने को ये भी मिल रहा है कि ट्रायजिंग में समय बहुत लग रहा है। कई सारे पेशेंट जो सीरियस होते हैं, जब वो चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जितनी देर तक उनका सीटी स्कैन करके उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भेजने की बारी आती है, तब तक वो उनकी सिचुएशन जो है और डिटीरियोरेट हो चुकी होती है। तो इस टाइम लैग को जो है कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? देखो, इसमें बेसिकली प्राइस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सपोज अगर एक पेशेंट आपका जम्मू डिस्ट्रिक्ट का है, आरसपुरा से है, बिश्नाह से है, कहीं से भी है, तो उसको हॉस्पिटल जाना है, तो पहले वो कहाँ जाएगा? मेडिकल कॉलेज जाएगा। अब मेडिकल कॉलेज में आपके 6 वार्ड हैं, आईसीयू है, एचडीयू है, आइसोलेशन है, वार्ड 7 है। तो फिर वहाँ पे उसको कौन डिसाइड करेगा इसको कौन से वार्ड में जाना है? इसको एचडीयू में जाना है, वहाँ बेड है कि नहीं है, एचडीयू में जाना है, तो वो उसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो लेकिन अगर वो एक तरह पहुँच जाएगा, तो फिर वहाँ से डिसाइड हो जाएगा कि इसको भाई इसको आईसीयू की जरूरत है, इसको सिर्फ इसको हम थोड़ा हाई फ्लो की जरूरत है, लो फ्लो की जरूरत है, उसको गांधीनगर भेज सकते हैं, तो वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हाँ, लेकिन जो पेशेंट सिक हैं बेसिकली, फिर हो सकता है मेरे ख्याल में जो डॉक्टर जो देखता है ट्राइज में नॉर्मली, जो सिक पेशेंट होता है उसको वो जरूरी नहीं कि पहले सीटी स्कैन के लिए भेजेंगे। जो भी सिक पेशेंट आता है नॉर्मली डॉक्टर से पहले उसको देखता है, एग्जामिन करता है, उसके बाद उसको इमीडिएटली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके बाद फैसला करते हैं सीटी करना है नहीं करना है, क्योंकि सीटी से पेशेंट ठीक होने वाला नहीं ना। बिल्कुल। पहले पहले ट्रीटमेंट दी जाती है उसको, तो उसके बाद अगर उसका सीटी किया जाए, उसको डिसाइड किया जाता है उसको मेडिकल कॉलेज भेजना है। अब उसमें मेडिकल कॉलेज में आपका लेवल 2 है, 3 है, किस फैसिलिटी भेजना है, तो उस हिसाब से उसको डिसाइड करते हैं। ट्रायल बहुत जरूरी है। अब यह है कि हो सकता है कि आपको अगर और कोई फैसिलिटी अगर मिले, तो यू माइट हैव ए सेकंड ट्रायल, क्योंकि अगर आपको अगर एक ही जगह रश पड़े तो वो समटाइम डिफिकल्ट है। लेकिन वो जितनी फैसिलिटीज आपको फिलहाल, तो उससे थोड़ा सा आप वही दिक्कत, क्योंकि जैसे बॉम्बे वगैरह में किया कि उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एरिया में डिफरेंट ट्राइल्स बनाए, क्योंकि बिग सिटी है, उस हिसाब से कितना लोड हो आपको उस हिसाब से, क्योंकि ट्राइल्स बहुत जरूरी है, ट्राइल्स के बिना चला कोई नहीं है। क्योंकि इस तरह हो सकता है कोई पेशेंट बिल्कुल सिंपल नॉर्मली हो, जिसको सिर्फ 5 लीटर की जरूरत है, वो सीधा मेडिकल पहुंच जाए, बेड ऑक्यूपाई कर ले, तो उसके बाद सिक पेशेंट है वो बेचारा मेडिकल नहीं पहुंच पाए, वो पीछे रह जाएगा। तो एटलीस्ट देयर हैज टू बी अ प्लेस जहाँ से सारे पेशेंट रीएलोकेट हों, तो वो तो जरूरी है। साथ में इस टाइम पे डॉक्टर साहब लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन लगे हुए भी काफी समय हो गया है, उसके बावजूद भी जो है नंबर ऑफ केसेस ड्रॉप नहीं कर रहे। तो क्या कारण है? क्या इन्फेक्शन ऑलरेडी इतना स्प्रेड हो चुका है कि अब आपका खाली टेस्टिंग में आपका नंबर पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन वो लोग ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके हैं? या एक फिर एक तो कारण ये भी है कि ये जो शादियां अलाउ की गई हैं या जो कुछ फंक्शंस अलाउ किए गए हैं बीच में, इससे ऑलरेडी इन्फेक्शन जो है वो और ज्यादा फैलता जा रहा है? देखो, एक तो जब लॉकडाउन लगा तो हमारा सोसाइटी में नंबर वाज वेरी हाई, इन्फेक्टिविटी रेट हमारा कोई 12-13% के ऊपर था। तो दैट मीन्स अगर 500 केस डिटेक्ट कर रहे थे, तो मे बी हमारे पास 2,000-3,000 के जम्मू डिस्ट्रिक्ट में उस वक्त हमारे डिटेक्ट होने चाहिए थे। तो जो अनडिटेक्टेड केसेज है वो हम नहीं पकड़ पाए उनको, तो उस वजह से वो फैलता रहा और सब कुछ खुला था। और लॉकडाउन होने से तो हो सकता है कि जो हमारा 500 से भी 600 गया हफ्ते के अंदर एक, तो माइट भी अगर लॉकडाउन नहीं होता तो इस तरह गॉन टू 2000 ऑल्सो। तो मेरे को लगता है कि लॉकडाउन का इफेक्टिव है। अब है कि लॉकडाउन की जो एक्चुअली थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसमें मैं सबसे जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किया है कि जो टाइमिंग रखी है सुबह 6 to 10, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि 6 बजे तो कोई सब्जी लेने चला जाएगा, लेकिन ग्रोसरी लेने 6 बजे कोई नहीं जाएगा। तो मोस्टली वो 8 से 10 के बीच में देयर इज लॉट ऑफ रश इन ऑल दिस ग्रोसरी एंड वेजिटेबल शॉप्स, और 10 बजे आप देखो देयर इज लॉट ऑफ रश एंड ऑलमोस्ट ऐसे ट्रैफिक जैम लगा होता है।
तो बेसिक आइडिया जो आपको है कि यू हैव टू स्प्रेड, आपने डिस्टेंसिंग करनी है। तो उसके लिए अगर आप आई थिंक अगर टाइम थोड़ा इंक्रीज करें आप, उसमें आप हम्म। वो दुकानों में रश नहीं पड़ेगा एंड लोग भी थोड़ा कंफर्टेबल रहेंगे, जिसमें कोई सुबह जाएगा, कोई दोपहर, कोई शाम को, तो वो सामान भी आराम से खरीद पाएंगे। तो टाइमिंग का स्ट्रेंथ थोड़ा कर सकते हैं, थोड़ा चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो 10 बजे का रश जो देखा है, तो वो दैट हैज़ टू बी चेंज, क्योंकि वो एक बटन लगा रही है। दूसरा फंक्शन वगैरह में तो ऑलरेडी नंबर कम किया गवर्नमेंट ने। हम्म। तो आई थिंक लॉकडाउन डज नॉट मीन कि आपने लॉकडाउन कर दिया। आई हैव टू सी कि उस लॉकडाउन में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, उसको भी आपने सॉल्व करना है। हम्म। अगर आपको लगता है कि ये एक जगह पे अगर लोगों ने 500 लोगों ने आना ही आना है, तो उनको 500 को आप टाइमिंग स्प्रेड कर दो उसकी। इंस्टेड ऑफ हम्म। 4 आवर्स आप उसको 8 आवर्स कर दो, 6 आवर्स कर दो, बीच में गैप दे दो, शाम को सुबह सुबह शाम कर लो, वट एवर मोडेलिटी यू फाइंड आउट, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर बेसिकली जब तक आपका ह्यूमन टू ह्यूमन कंटैक्ट कम नहीं करोगे आप, तो स्प्रेड ऑफ वायरस नहीं रोक पाओगे आप। बिल्कुल। साथ ही में आखिर में बात करेंगे वैक्सीन को लेकर कि वैक्सीनेशन की 2 डोजेस लगवाने के बाद भी कई लोग पॉजिटिव होते हैं और कई लोगों को सीवियर डिजीज भी हो रहा है। ये जो वैक्सीन लगाना है, ये किस हद तक इफेक्टिव है? क्या ये आपको कंप्लीट प्रोटेक्शन दे देता है कि आप अब बस वायरस से इन्फेक्ट ही नहीं होंगे? और जिस तरीके से भीड़ लोगों ने वैक्सीनेशन सेंटर में बनाई होती है डोज लगवाने से पहले, क्या वो किसी भी तरीके से सेंसिबल है कि आप वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए जा रहे हैं और वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रख रहे बिल्कुल भी? हाँ, देखो पहले नंबर एक तो है कि वैक्सीन जो है वो तो लगवानी ही लगवानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका बड़ा सेकंड ओपिनियन कोई नहीं है, और इसको हम जितना फास्ट करें, जितने लोगों का जितना कवर कर, उतनी जल्दी हम इस पैंडेमिक से बाहर निकल पाएंगे। इसमें तो देयर इज नो सेकंड ओपिनियन। सेकेंडली जो भीड़ लगती है, तो उसमें अगर जैसे उन्होंने स्लॉट दिए होते हैं, तो पीपल शुड गो टू द स्लॉट। अगर उन्होंने घंटे में 10 लोग बुलाया तो 10 लोगों की भीड़ नहीं होगी। लेकिन कि पीपल कई बार थोड़ी हर्ड मेंटालिटी होती है, दे ट्राई टू गैदर अर्ली मॉर्निंग, शायद कि शायद रश नहीं होगा, मैं पहले लगवा लूंगा। हम्म। तो वो अगर वो थोड़ा स्लॉट का फॉलो करें, तो दैट विल हेल्प। तो दूसरा जो है कि जो आप बोल रहे हो कि आफ्टर वैक्सीनेशन जो इन्फेक्शन हो रहा है, वो तो पहले हम्म। बताया गया कि कोई वैक्सीन 80% इफेक्टिव है, कोई 75 है, कोई 90 है, तो वो परसेंटेज है। इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन उसमें आपका जो सीवियर केसेस कम होंगे, तो हम्म। मोर्टेलिटी ऑलमोस्ट नील है उसमें। तो उसमें यह है कि बेसिकली इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन सीवियरिटी नहीं होगी। अब देखो ना, हम्म। अभी जितना वैक्सीन लग चुका है, जो हमारा 60+ का है, तो हमारी मोर्टेलिटी कितनी बढ़ती। हम्म। तो वो नहीं है, वो दैट इज नॉट ए पॉइंट कि अगर उसके बाद री इन्फेक्शन तो होना है, क्योंकि 100% अभी सेफ कोई वैक्सीन नहीं आया कि जिसके बाद री इन्फेक्शन नहीं हो। हम्म। तो उसमें थोड़ी सी म्यूटेशन भी हो सकती है, उसकी उसकी वजह से थोड़ा सा स्केप होगा, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा सिवियरिटी ऑफ इलनेस थोड़ी थोड़ी कम होगी। तो इसलिए वैक्सीन तो लगवाना ही लगवाना है। तो लेकिन ना कि अब जो पहले जो रिलक्टेंस थी, वो थोड़ा लग रहा है थोड़ी कम हुई थोड़ी। अब पीपल आर ये जो गो। नया म्यूटेशन आया है इस वायरस का, क्या उसके ऊपर भी ये वैक्सीन इफेक्टिव है? अभी तो जो स्टडीज आ रही है इफेक्टिव है, हम्म। डेफिनेटली देयर इज नो क्वेश्चन कि नहीं इफेक्टिव है। और साथ ही में जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनका ये सवाल रहता है कि क्या मुझे वैक्सीन लगवाने से पहले कोई टेस्ट करवाना है, कोई प्लेटलेट काउंट करवाना है, कोई क्लॉटिंग फैक्टर्स चेक करवाने हैं, या फिर मैं भी जाकर वैक्सीन लगवा सकता हूँ? देखिए एज सच तो जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर कोई अगर हैवी डोज एंटीकोगुलेंट ले रहा है, तो फिर वो बेटर आप अपने कार्डियोलॉजी पहले कंसल्ट करें। पर नॉर्मली मोर देन 90% पीपल तो आराम से लगवा पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किसी कोई ऐसी कोई ड्रग पे है, तो पहले पहले आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं कि मैं फलाने फलाने दवाई ले रहा हूँ, तो अपने डॉक्टर से बात करके लगवा सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट लेकर लगवा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं वो, इसमें कुछ चेंज तो नहीं कुछ करना है, कुछ दवाई का चेंज करना है या कुछ टेस्ट तो नहीं करवाना है अकॉर्डिंगली। आखिर में डॉक्टर साहब कोई मैसेज देना चाहेंगे उन सभी डॉक्टर्स को भी जो इस समय कोविड-19 की लड़ाई लड़ रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं कोविड-19 पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, और साथ ही में उन कोविड पेशेंट्स को जो इस समय हॉस्पिटलाइज्ड हैं या अपने घरों में आइसोलेटेड हैं? देखो पहले तो मैं सभी जो पेशेंट्स हैं, जो घरों में हैं, अस्पताल में हैं, तो मैं उनको भगवान से प्रार्थना करूंगा वो जल्द ठीक हों और हौसला रखें, घबराएं नहीं। पूरी सोसाइटी उनके साथ है, डॉक्टर सारे उनके साथ हैं, उनको घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन दूसरा मैसेज जो मैं अपने जो मेरे डॉक्टर्स हैं, कुलीग्स हैं, और जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उनको यही मैसेज है कि वो हिम्मत नहीं हारें, क्योंकि वो उनको काफ़ी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। क्रिटिसिज्म होता रहेगा, उनको उस क्रिटिसिज्म को नहीं देखना है, आगे बढ़ के काम करते रहना है, क्योंकि उनको देखना है जो उन्होंने काम किया है ये एक एग्जाम्पलरी काम है। ये मौका उनको लाइफ में एक ही बार मिला है, दोबारा मौका ये नहीं मिलेगा। लेकिन अगर क्रिटिसिज्म होता है, तो उसको माइंड नहीं करें, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन है, पीपल वांट 100%, वो 100% कोई नहीं दे पाता। तो अगर क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, तो उसको दे शुड टेक इन द राइट स्पिरिट एंड डू देयर बेस्ट एंड बहुत बहुत नॉट शुक्रिया।